गुड आफ्टरनून। देखेंगे हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टडी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसी कड़ी में हम आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज लैक कल्चर है। लाख का उत्पादन कैसे होता है देखेंगे। लैक इज रेजिनस सिग्निशन ऑफ लास्ट सेगमेंट ऑफ लैसीफेरा लैका दैट इज द लैक इंसेक्ट या टेकार्डिया लैक का भी बोलते हैं। लैसीफर लैक का या लैसीफेरा लैक का या टेकार्डिया लैक का जो होता है ये इंसेक्ट होता है। इसके लास्ट सेगमेंट से एक रेजिनस मतलब चिपचिपा सा गूंद या सब्सटेंस सेक्रेट होता है जिसको हम लाख बोलते हैं। द इंसेक्ट इज पैरासाइट एंड लिव्स एंड ब्रीड्स ऑन द फॉलोइंग होस्ट प्लांट। तो ये प्लांट जो इंसेक्ट्स होते हैं ये प्लांट पर पैरासाइट होते हैं यानी प्लांट पैरासाइट होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं और उसी से लाख का उत्पादन करते हैं। जैसे देखिएगा फॉलोइंग होस्ट प्लांट। अब यहाँ पे प्लांट का नाम दिया गया है जिस पर ये फीड करते हैं। जैसे है कुसुम, जैसे इसका नाम है सेलिचेरा ओलियोसा, ये इसका बोटेनिकल नेम है। बेर है, पीपल है, साल है, बबूल है, पलास, मैंगो एंड फिग। तो इन सभी प्लांट्स पर लैसीफेरा लैका या टेकार्डिया लैका जो है ये फीड करता है और लाख का उत्पादन करता है। लैक इंसेक्ट के बारे में देखेंगे। They secrete a gum-like substance which covered them from all the sides, and after that, a 1 to 2 inches thick layer is formed around the branches. देखिएगा जिस भी पर्टिकुलर ट्री पर ये पाए जाते हैं उस ट्री की जो ब्रांच होती है इसी ब्रांच पर ये क्या करते हैं, एक से 2 सेंटीमीटर मोटा ऐसे ही कोकून या लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी ट्विग से टहनी से लगी हुई ब्रांचेस के ऊपर 1 से 2 इंच थिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रांचेज ऑफ ट्रीज आर कट डाउन एंड देन डिप्ड इनटू द हॉट वाटर सो दैट द गमी सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड। अब इस ट्विग को क्या किया जाता है, टहनी को काट लिया जाता है और इतने पार्ट को हॉट वाटर में डाल दिया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे ये चिपचिपा सब्सटेंस जो होता है वो टहनी से अलग हो जाता है। इट इज डन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैक, और इसी से लाख तैयार किया जाता है। नाउ सम केमिकल्स आर आल्सो एडेड टू प्रिपेयर द लैक विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। अब प्रेजेंट टाइम में कई सारे केमिकल आते हैं मार्केट में जिनका उपयोग हम लैक को प्रिपेयर करने में या एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं। इन इंडिया इंडिया द लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द झारखंड। इन इंडिया द लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट इज झारखंड। अगर इंडिया में हम बात करें कि सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन कहाँ पे होता है तो इंडिया में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन झारखंड स्टेट में होता है, फॉलोड बाय द एमपी, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, फिर वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में होता है। तो सबसे ज्यादा झारखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में भी इसका उत्पादन होता है। इंडिया प्रोड्यूसेस 75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में लाख का जितना उत्पादन होता है उसमें इंडिया अकेले 75% लाख का उत्पादन करता है। लैक इज द सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ लैक ग्लैंड। तो लैसीफेरा लैक का जो इंसेक्ट होता है उसके लैक ग्लैंड से सिक्रीट किया हुआ एक सब्सटेंस होता है लाख, लैक जिसको बोलते हैं।
द सिक्रीशन कवर्स द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। तो ये सिक्रीशन जो होता है वो इंसेक्ट अपने बॉडी के ऊपर उसी ट्विक के अराउंड करते रहता है और एक समय आता है कि उसी के अंदर वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लैक इज यूज्ड इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब लाख का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखिएगा, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड को तैयार करने में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में किया जाता है। इन वार्निश, पॉलिश, बैंगल्स, पॉलिश बनाने में किया जाता है। बैंगल्स बनाने में किया जाता है। कॉस्मेटिक्स, लैक वैक्स एंड लैक डाई एटसेट्रा, ये सारी चीजें लाख से तैयार की जाती हैं। अगला टॉपिक है आपका फिशरीज। फिशरीज ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फिशेस की रियरिंग एंड कल्चर करते हैं एंड उनकी केयरिंग करते हैं। तो देखिएगा, फिशरीज, fishes and other aquatic animals are reared and caught for the food which is rich in the protein, vitamin A and vitamin D। ठीक है, तो फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स जो है इसमें रियर किए जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं, यानी कॉट, पकड़े जाते हैं और उनका हम फूड पर्पज से यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्वाटिक एनिमल या फिशेज जो होती हैं ये प्रोटीन एंड विटामिन ए एंड डी रिच होती हैं। अगला देखेंगे, पीसी कल्चर इज रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस। देखिए, दो तरीके का कल्चर होता है, एक कहलाता है एक्वा कल्चर एंड एक कहलाता है पीसी कल्चर। एक्वा कल्चर में हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। एक्वा कल्चर क्या है? एक्वा कल्चर है एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी रियरिंग, कैप्चरिंग जो होती है वो एक्वा कल्चर कहलाता है। जबकि पीसी कल्चर में सिर्फ हम फिशेस का मैनेजमेंट करते हैं। तो एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आप टर्म बोलते हैं एक्वेरियम, तो एक्वेरियम मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनका रियरिंग करना, कल्चर करना जो है वो एक्वा कल्चर कहलाता है, तो उसको हम एक्वेरियम बोलेंगे। अगर उसमें सिर्फ फिशेस हैं तो उसको हम फिश टैंक बोलेंगे या फिर पीसी कल्चर बोलेंगे। अगला देखेंगे, कल्चर फिशरी इज द रेजिंग ऑफ फिशेस इन द टैंक एंड पॉन्ड्स। तो मछली का पालन, ठीक है, कल्चर फिशरी जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, मछली को तालाब या टैंक में हम पालते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी में देखेंगे, इज द मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग ऑफ फिशेस विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम। बिना मछलियों को पाले हुए ही सिर्फ उनको पकड़ना, ये कैप्चर फिशरी कहलाता है। जैसे समुद्र से, नदियों से मछलियों को पकड़ कर लाना, ये कैप्चर फिशरी होता है। एक्चुअली हम समुद्र में या नदी में मछली को पालते तो है नहीं। अगर मान लीजिए हमने टैंक में या पॉन्ड में पाला हुआ है, मछली का पालन किया है, वहां से मछलियों को ला रहे हैं, तो वो एक्चुअली कल्चर फिशरी कहलाता है। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फिश इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 1.52 kg पर ईयर। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो इंडिया में फिश का कंजप्शन है वो पर पर्सन 1.52 kg पर ईयर है, ये ध्यान रखिएगा, पर ईयर। इंडिया इज एट प्रेजेंट द 6th foremost seafood producing nation in the world।
सी फूड के प्रोडक्शन में इंडिया का दुनिया में छठा स्थान। ब्लू रिवोल्यूशन इज एन एफर्ट टू इंक्रीज द फिश यील्ड इन इंडिया। मछली का पालन और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडिया में ब्लू रिवोल्यूशन एफर्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जैसे देखिएगा कई सारे रिवोल्यूशन हैं, जैसे इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, 1960s के दशक में स्टार्ट किया गया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन है। ऐसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद एक व्हाइट रिवोल्यूशन, इसमें मिल्क का उत्पादन बढ़ाया गया था। ब्लू रिवोल्यूशन, अभी आपने पढ़ा कि इसमें फिशेस की प्रोडक्टिविटी यानी फिशेस की रियरिंग कल्चर को बढ़ाया गया था। येलो रिवोल्यूशन, ये ऑयल के लिए है, फूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था। इसके अलावा है सिल्वर रिवोल्यूशन, एग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो कई सारे रिवोल्यूशन है, ग्रीन फॉर द क्रॉप, व्हाइट फॉर द मिल्क, ब्लू फॉर द फिशेस, येलो फॉर द ऑयल एंड सिल्वर फॉर द एग्स एटसेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे कल्टिवेबल स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। कौन कौन सी फ्रेश वाटर फिशेस हैं जिनका कल्टीवेशन किया जा सकता है, जिनको पाला जा सकता है? तो देखिएगा फ्रेश वाटर फिशेस की बात कर रहे हैं। फ्रेश वाटर, देखिए फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर फिशेस होती हैं। मेराइन यानी समुद्री पानी में जो का कल्चर किया जाए, तो एक्चुअली उनको कल्चर किया ही नहीं जाता है, वो अपने आप ही उसके अंदर उनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो इसमें इंडिजिनस स्पीसीज देखेंगे, जिसमें है लेबियो रोहिता, जिसका हम रोहू बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कार्प, कार्प का मतलब होता है एडिबल फिश, ऐसी मछली जिसको हम खा सकें वो कार्प कहलाती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कार्प जो है वो भी इंडिजिनस स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है वो है लेबियो रोहिता, रोहू। लेबियो काल्बस, इसको काल्बसू बोलते हैं। कटला, कटला है, कतला ही बोलते हैं, कतला मछली होती है, वैरायटी है। वेलेजेटू, इसको मल्ली बोलते हैं। क्लेरियस, इसको मांगर बोलते हैं। मिस्टस, इस सिंघाला होता है, मिस्टर सिंघाला इसका पूरा नाम होता है, इसको सिंघारा भी बोलते हैं। हेट्रोन्यूसियस, हेट्रोनीसियस निस्टिस होता है, दैट इज सिंघी होता है। ये सब इंडिजिनस ब्रीड हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। एक्जॉटिक स्पीसीज देखेंगे जिसको हम बाहर से लाते हैं, इसमें है साइप्रिनस कैप्रियो है, कॉमन कार्प है। अगला है टीनोफेरिंगोडॉन, ग्रास कार्प है। अगला है हाइपोथैलमिक्टस, चाइनीज कार्प है या सिल्वर कार्प बोलते हैं। अगला है
तिलापिया है, तिलापिया मोसैम्बिका, ये एक्जोटिक स्पीसीज हैं जिनको हम बाहर से लाते हैं, बाहर से लाई गई हैं। अगली है मराइन फिशेस, समुद्री मछलियां हैं, इसमें है हिसला, कोस्टल इंडिया, इंडिया के कोस्टल रीजन पे पाई जाती है, समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र पे किनारे की तरफ। एलिथेरोनिमा या सालमन फिश है, काफी फेमस है, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पर पाई जाती है, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पर पाई जाती है। सार्डिनेला, सार्डिन बोलते हैं, वेस्ट एंड साउथ कोस्ट पर पाई जाती है। हर्पोडॉन, बॉम्बे डक बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र रीजन पे पाई जाती है बॉम्बे डक। स्टोमेलियस है, पॉम्फ्रेट बोलते हैं, इंडो पैसिफिक कोस्ट पर पाया जाता है। एंग्विला ईल है, मैस्करेल है, चानोस, चानोस है, मिल्क फिश बोलते हैं, मुगिल है, ग्रे मुलेट बोलते हैं। तो ये सब जो है मैराइन फिशेस हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, समुद्र के किनारे पाई जाती हैं। फॉर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन द पॉन्ड इट इज नेसेसरी टू कल्चर 2 और 3 टाइप ऑफ फिशेस टुगेदर। देखिएगा, जो पॉन्ड में तालाब होता है, तालाब में जब मछलियों का पालन किया जाता है तो प्रॉपर फूड का यूटिलाइजेशन करने के लिए एक साथ हमको तालाब में 2 से 3 वैरायटी की मछलियों को पालना चाहिए, क्योंकि जो मछलियां होती हैं वो पॉन्ड में एक पर्टिकुलर वाटर लेवल में सरवाइव करती हैं। कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो बॉटम पर पाई जाती हैं, कुछ सरफेस पर पाई जाती हैं और कुछ सबमर्ज्ड होती हैं, मतलब डूबी हुई होती हैं, बीच में पाई जाती हैं। तो इन अलग अलग रीजन में मछलियों को आप पाल सकते हैं, यानी एक साथ एक ही तालाब में आप 2 से अधिक मछलियों को पाल सकते हैं। तो इस तरह के फिशरी को हम कंपोजिट फिशरी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट आर मिक्स्ड फार्मिंग आर फिशरी। ठीक है, एक ही तालाब में, एक ही टैंक में 2 से अधिक वैरायटी की मछलियों का पालन करना कंपोजिट फिशरी कहलाता है। दैट इज ऑल अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। ये टोटल था एनिमल हस्बेंड्री। अब इसी में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट में देखेंगे, पहला है बायोपेस्टिसाइड। आपको मैंने पीछे भी बताया था, बायो का मतलब लिविंग, पेस्ट दैट मीन्स इंसेक्ट एंड साइड दैट मीन्स किल करना। तो बायोपेस्टिसाइड ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग इंसेक्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं, बायोपेस्टिसाइड कहलाते हैं। देखिएगा, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल या बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब लिविंग ओरिजिन की होती हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द बायोपेस्टिसाइड। देयर आर 2 टाइप, पहला है बायो हर्बिसाइड और दूसरा है बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो बायो इंसेक्टिसाइड्स कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे इंसेक्ट को किल करे, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे हर्ब को यानी प्लांट को किल कर दे, नुकसान पहुंच दे। तो बायो हर्बिसाइड होता है और बायो इंसेक्टिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो हर्बिसाइड्स की। द फर्स्ट बायो हर्बिसाइड वाज डिवाइन which is a mycoherbicidal. Divine is based on a fungus Phytophthora palmivora. तो डिवाइन जो है ये एक फंगस था, एक फंगस बेस्ड था, इसका नाम था फाइटोप्थेरा पाल्मिवोरा। इसकी मदद से जो है हम कुछ हर्ब्स को किल करते थे। It is being used since 1981 to control the Mornia odorata। इसको मिल्क वीड वाइन बोलते हैं।
ठीक है, तो इसका उपयोग 1981 से किया जा रहा है, किसके कंट्रोल में? मिल्क वीड वाइन के कंट्रोल में किया जा रहा है, इन द सिट्रस और कार्ड्स। ठीक है, तो सिट्रस प्लांटेशन में इसका उपयोग किया जाता है मिल्क वीड वाइन को कंट्रोल करने के लिए, फाइटोप्थेरा पाल्मिवेरा का। सिमिलरली कोलिगो is another mycoherbicide and based on the fungus Qualitotrichum gloriosporidius। अगला है प्रिकली पियर कैक्टस या ओपनसिया बोलते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वाज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम या कॉलचिलियन इंसेक्ट के द्वारा जो है प्रिकली पियर कैक्टस को या ओपनसिया को कंट्रोल किया जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आइकोर्नुआ क्रेसिपस। Crassipus has been successfully controlled in the Florida, that is USA, with application of a fungus Cercospora rhodmani। अगला है स्मूथर क्रॉप। इसके बारे में आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया था कि स्मूथर क्रॉप क्या होते हैं। द क्रॉप विच डज नॉट अलाउ वीड टू ग्रो, एग्जाम्पल सनफ्लावर, सोयाबीन, बार्ले, राई, सॉरगम एटसेट्रा। मतलब स्मूथर क्रॉप ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आसपास खरपतवार को उगने नहीं देते हैं, अनवांटेड वीड को ग्रो नहीं होने देते हैं, तो उनको हम स्मूथर क्रॉप बोलते हैं। अगला है बायो इंसेक्टिसाइड, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे लिविंग प्रोडक्ट जो दूसरे इंसेक्ट को किल करते हैं। यूज ऑफ पैरासाइट, प्रेडेटर एंड पैथोजेंस। कंट्रोल ऑफ एफिड, एफिड जो होता है ये इंसेक्ट होता है जो फ्रूट्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। बाय द यूज फॉर प्रेइंग मेंटिस और लेडी बग, तो लेडी बग के द्वारा इसको किल कर दिया जाता है। इंसेक्ट अफेक्टिंग द मेज, ऐसे इंसेक्ट जो मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मेज, कॉटन, कैबेज यानी गोभी, सनफ्लावर एटसेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया। तो इन सभी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। म्यूटेंट स्ट्रेन है मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड। The bacterium Bacillus thuringiensis produces the protein toxin. Example, thurioside, cry protein, underline कर लीजिएगा। thurioside cry protein प्रोड्यूस करता है Bacillus thuringiensis, जो इंसेक्ट को किल कर देता है। thurioside is एक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ये अलग अलग तरह के इंसेक्ट के खिलाफ काम करता है। अगला है स्पोरिन, फर्स्ट कमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड इन द जर्मनी। तो स्पोरिन जो है एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसका कमर्शियल लेवल पर उपयोग किया जाता है, कमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड है जिसका एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए। स्पोरिन किल द इंसेक्ट बाय इनहिबिटिंग आयन ट्रांसपोर्ट इन द मिडगट। तो स्पोरिन क्या काम करता है? इंसेक्ट के मिडगट में आयन का ट्रांसपोर्ट यानी एक्सचेंज ही रोक देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है।
Mosquito larvae can be easily controlled by the fish Gambusia. मच्छर के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए या मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए एक मछली होती है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया फिश जो होती है ये वाटर बॉडीज में प्रेजेंट मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो इस तरीके से हम लिविंग का उपयोग कर रहे हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, तो फिश का उपयोग कर रहे हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए। तो गैम्बूसिया जो है एक बायो इंसेक्टिसाइड है। अगला क्या टेक्निक है? स्टरलाइजेशन टेक्निक। This is the modern method of biological pest control. In this technique, male insects are sterilized with the help of gamma radiation, and these sterilized male are released at the time of mating, and hence their multiplication is checked. तो इस स्टरलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है देखेंगे। स्टरलाइजेशन टेक्निक के द्वारा जो मेल इंसेक्ट है उसको पकड़ लिया जाता है और उसको स्टरलाइज कर दिया जाता है। उस पे गामा रेडिएशन से उसका स्टरलाइजेशन हो जाता है, यानी वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। जब मेटिंग सीजन आता है तो जब वो मेटिंग करेंगे भी तो फीमेल एग नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो मैनेज हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। अगला है स्क्रू वर्म एंड रेड वेविल वाज eradicated this technique by Kipling. रेड वेविल एंड स्क्रू वर्म को इसी टेक्निक के द्वारा इरेडिकेट किया गया था, यानी जड़ से खत्म किया गया। यूज ऑफ इंसेक्ट हार्मोन, दैट इज सेक्स अट्रैक्टेंट होते हैं। द इंसेक्ट हार्मोन आर कॉल्ड द फेरोमोन्स एंड दीज आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग द इंसेक्ट। तो कई सारे हार्मोन होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं, तो आर्टिफिशियल फेरोमोन होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को किसी एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं और किल कर सकते हैं। अगला है सिंथेटिक फेरोमोन आर यूज्ड इन द डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से सिंथेटिक फेरोमोन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखेंगे, पहला है फेरोमोन ट्रैप। हॉलो सिलेंड्रिकल cylinders coated inside with the sticky substance and synthetic sex pheromone of the insect are kept at the different places in the infected field. जैसे मान लीजिए आपकी फसल में कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां पे ऐसे ही खाली सिलेंडर रख दीजिए, हॉलो सिलेंडर रख दीजिए। इसके अंदर आप कोई चिपचिपा सा गमी सब्सटेंस लगा दीजिए इस सिलेंडर के अंदर, और उसी सिलेंडर के अंदर फेरोमोन का छिड़काव कर दीजिए। तो इंसेक्ट इस फेरोमोन से अट्रैक्ट होकर के आएंगे और सभी के सभी इंसेक्ट जो है यहीं पे चिपक करके रह जाएंगे और मर जाएंगे। तो इस तरीके से आप उन इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जिप्सी मोथ हैज बीन कंट्रोल्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा जिप्सी मोथ को कंट्रोल किया गया। अगला है नेचुरल इंसेक्टिसाइड। दीज आर द इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब लिविंग के द्वारा जो है उत्पत्ति है इनकी। दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड सम टाइम फ्रॉम द माइक्रोब्स। तो जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है इनको हम या तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, या फिर कई बार कुछ माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। जैसे देखेंगे, रोटिनोन ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ डेरिस इलेप्टिका। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ रोटिनोन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज। तो रोटिनोन जो होता है ये डेरिस इलेप्टिका से ऑब्टेन किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी इंसेक्टिसाइडल होती है, यानी इससे हम इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। अगला है निकोटीन, ऑब्टेन फ्रॉम द निकोटियाना टोबैकम। टोबैको तंबाकू का प्लांट जो होता है उसकी लीव्स जो होती हैं, पत्तियां, वो भी इंसेक्टिसाइडल होती हैं, इंसेक्ट को किल करने में उसका उपयोग होता है। पायरेथ्रॉइड, पायरेथ्रम एंड सिनेरिन जो होता है इससे ऑब्टेन किया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम
क्राइसोजैंथेमम क्राइसोजैंथेमम सिनेरी फोलियम से ऑब्टेन किया जाता है। अगला है केमिकल है एजार्डिरेक्टिन। एजार्डिरेक्टिन जो है वो एजार्डिरेक्टा इंडिका से ऑब्टेन किया जाता है। एजार्डिरेक्टा जो होता है वो नीम होता है, नीम का जो पेड़ होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। उसकी पत्तियों में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इट इज एन एंटीफिडेंट कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नीम, दैट इज साइंटिफिक नेम होता है नीम का एजार्डिरेक्टा इंडिका नाम होता है नीम का साइंटिफिक नेम। स्प्रे ऑफ नीम एक्सट्रैक्ट रिपेल द जापानीज बीटल एंड लीफ ईटिंग पेस्ट। तो जो पत्तियां खाते हैं इंसेक्ट या जापानी बीटल होता है उसको दूर भगाने में या किल करने में हम क्या करते हैं, नीम का स्प्रे करते हैं। थ्योरियोसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। बीटी यानी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से थ्योरियोसाइड ऑब्टेन किया जाता है, केमिकल होता है जो इंसेक्ट को किल करता है। थ्योरियोसाइड इज द माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आईपीएम। ये भी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, यहां भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज द टेक्निक ऑफ पेस्ट कंट्रोल विच इन्वॉल्व द नेचुरल मेथड्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ नेचुरल मेथड्स को अपनाते हैं। आईपीएम इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिफरेंट पेस्ट कंट्रोल मेथड which are economically sound, that is do not cause the hazards to the environment। तो इसके तहत हम क्या करते हैं, कुछ साउंड प्रैक्टिसेस करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे इंसेक्ट को हम भगा देते हैं और इससे हम एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, इसके तहत आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में ही आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस लाइक द क्रॉप रोटेशन, तो आप क्रॉप रोटेशन करते रहिए, उसमें स्मूथर क्रॉप उगाते रहिए। सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन एक्सेट्रा, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, या तो आप ऐसा फसल उगाइए जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, तो इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा बायो फर्टिलाइजर। अभी फिर से आ गया बायो दैट मीन्स होता है लिविंग, फर्टिलाइजर आप जानते ही हैं, दैट इज द केमिकल न्यूट्रिएंट दैट इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे केमिकल न्यूट्रिएंट जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा दें या सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दें। तो बायो फर्टिलाइजर में देखेंगे, फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे फर्टिलाइजर जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दें। टोटल कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया इज अबाउट 9.2 मिलियन टन्स। देखिएगा इंडिया की अगर अकेले बात करें तो इंडिया में ही केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जो है लगभग 9.2 मिलियन टन्स होता है। 1 मिलियन यानी 10 lakhs एंड 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलो, यानी हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं जो कि हार्मफुल होता है। बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स। तो जिसमें जिन फर्टिलाइजर में मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है उनको हम एनपीके फर्टिलाइजर बोलते हैं।
एनपीके फर्टिलाइजर। तो ये क्रिटिकल या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी प्लांट को चाहिए ही होते हैं। एमंग द 17 essential plant nutrients, NPK are deficient in the Indian soil। ठीक है, तो टोटल जो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में बेसिकली आपने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, क्लास 11 का टॉपिक रहा। उन 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में जो 17 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं या इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से कुछ मोर इसेंशियल जो हैं वो हैं उसमें से है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये ज्यादा इसेंशियल होते हैं या जरूरी होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जो ज्यादा मात्रा में प्लांट के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। CHO, NSPK, CAMG। फर्टिलाइजर which contains only one primary nutrients are called the straight fertilizer or simple fertilizer। तो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें कोई एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है उसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं या सिंपल फर्टिलाइजर बोलते हैं। फर्टिलाइजर विच कंटेन्स 2 or more प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड द कंपाउंड और मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फर्टिलाइजर में, वो मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर कहलाता है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, बट साइड बाय साइड देयर आर मेनी हैजार्डस इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। लेकिन इन केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने से कई सारे हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पर और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पर दिखाई देता है। केमिकल फर्टिलाइजर आर हाईली एक्सपेंसिव, और दूसरी बात यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। सो यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन इज एन अल्टरनेटिव ऑफ ओवरकमिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल ओरिजिन के फर्टिलाइजर का उपयोग करें तो हम जो केमिकल फर्टिलाइजर से होने वाले नुकसान हैं उनसे हम बच सकते हैं। फर्टिलाइजर्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन देखेंगे, दे आर 2 टाइप। पहला है मैन्योर और दूसरा है बायो फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर which is added to the soil in order to increase the soil fertility, aeration and water holding capacity। तो मैन्योर क्या होता है? सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैसे पेड़ की टहनियां, पत्तियां कहीं सड़ जाएं, ठीक है, या क्रॉप फील्ड में जो क्रॉप होती है बची हुई, उसको सड़ाने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब आंशिक रूप से डिस्ट्रॉय हुआ होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसी को हम मैन्योर बोलते हैं। थ्री टाइप ऑफ द मैन्योर। मैन्योर के तीन प्रकार हैं। एक है फार्मयार्ड मैन्योर, दूसरा है कंपोजिट मैन्योर और तीसरा है ग्रीन मैन्योर। तो पहला देखेंगे फार्मयार्ड मैन्योर। दिस टाइप ऑफ मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग। तो इस तरह का जो फार्मयार्ड मैन्योर होता है वो हम कैसे तैयार करते हैं? कैटल डंग यानी जानवरों के गोबर से। फार्म रिफ्यूजेज मतलब जानवरों को जो खिलाया जाता है जो बच जाता है। फॉलन लीव्स एंड टिक्स गिरी हुई पत्तियां, टहनियां। दीज मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन अ हीप एंड अलाउ टू डिकम्पोज टिल दे फॉर्म द डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस। तो एक बड़े से गड्ढे में इनको भर दिया जाता है, रख दिया जाता है, और तब तक सड़ते रहते हैं ये जब तक कि ये एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ गोबर गैस प्लांट।
पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। अगला है कंपोजिटेड मैन्योर या कंपोस्ट जिसको बोलते हैं कंपोस्ट। दिस मैन्योर कंसिस्ट ऑफ द रॉटन वेजिटेबल मैटर। तो कंपोस्ट को हम कैसे बनाते हैं? जो रिफ्यूज वेजिटेबल्स होती हैं, सड़ी गली सब्जियां होती हैं, सीवेज स्लज होता है एंड एनिमल रिफ्यूज होता है। सम केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड इन स्मॉल अमाउंट। लेकिन जो कंपोस्ट होता है इसमें हम कुछ मात्रा में क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर को ऐड करके बनाते हैं। अगला है ग्रीन मैन्योर। These are the fast growing herbaceous crop which are plowed down and mixed with the soil while still green। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम क्रॉप फील्ड में उगाते हैं और जब वो हरी होती हैं तभी हम खेत की जुताई कर देते हैं, जिससे वो प्लांट उसी सॉइल में सड़ जाता है और आगे चल करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। These provide both organic matter and nitrogen to the soil। तो इस तरीके से हमारे सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन दोनों की कमी पूरी हो जाती है। द ग्रीन मैन्योर चेक सॉइल इरोजन। ग्रीन मैन्योर का फायदा क्या है? ये सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षय को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव सॉइल कवर एंड आल्सो प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ मिनरल्स। लीचिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो सॉइल की जो सरफेस होती है, अपर सरफेस, वहां से जो मिनरल्स होते हैं वो डीपर रीजन में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। कई बार देखे होंगे आप लोग खेत की मिट्टी को निकलवा देते हैं ऊपर से, कहते हैं कि मिट्टी की पैदावार अच्छी नहीं है, तो कुछ मिट्टी को ऊपर से निकलवा देते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, तो ऊपर का लेयर निकलवा देने के बाद जो नीचे की लेयर है वो ऊपर आ जाती है और इसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नीचे जो चले गए थे वो अब आसानी से क्रॉप के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब सॉइल के डीपर रीजन में या डीपर स्ट्राटा में चले जाते हैं तो लीचिंग कहलाता है। ग्रीन मैन्योर इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड बाय द 30 to 50%। ग्रीन मैन्योर का उपयोग करने की वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो 30 से 50 गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है। सम इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप विच आर मोस्टली मेंबर ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी आर एज फॉलो। देखिए कुछ ग्रीन मैन्योर क्रॉप के नाम दिए गए हैं, उसमें से ज्यादातर जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी मटर वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। बोटेनिकल नेम है, कॉमन नेम है क्रोटोलेरिया जुनसिया, सन हेम्प होता है। सिस्बेनिया एक्यूलिएटा, ढैंचा बोलते हैं इसको। सिस्बेनिया यानी ढैंचा, मतलब गांव देहात की कॉमन लैंग्वेज में हम इसको ढैंचा बोलते हैं। विग्ना काउपी बोलते हैं। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम बरसीम होता है, जानवरों को खिलाने के लिए उगाया जाता है। लेंस एस्कुलेंटा लेंटिल होता है, मसूर। अगला है साइमोप्सिस टेट्रा गोनोलोबा, क्लस्टर बीन होता है। एंड मेलियोटस पैरवीफ्लोरा सेंजी होता है। सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, in this both the stem nodule and root nodule are found in, it is used as a biofertilizer crop। तो सेस्बेनिया रोस्ट्राटा जो होता है इसमें पेड़ के जो तने होते हैं और रूट होती हैं दोनों में नोड्यूल पाए जाते हैं, यानी ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, तो इसको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर। तो इसके आगे का टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।